Hello class 10th. So this is the third point of your chapter nationalism in India, right? तो आप आ गए हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक, है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उसकी तरफ चलने के लिए जो एक रास्ता महात्मा गांधी और बाकी उनके जो फॉलोअर्स थे वो बना रहे हैं, उसके लिए उन्हें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़े हैं कि सिविल डिसोबीडियंस की नौबत आ गई, है ना, कि आप बिल्कुल ओबीडियंट ही नहीं रहेंगे सिविली, राइट। तो इसकी शुरुआत जो होती है, आपने देखा कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो काफ़ी हद तक वायलेंट होता चला गया, सत्याग्रही उस तरह से तैयार नहीं हैं, वो लोग सीधे हैं, सच्चे लोग, बिल्कुल उनको नहीं पता कि किस तरह से आप रिवॉल्यूशन को आगे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर ये किया है 22 फ़ैब में कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को फ़िलहाल वापस ले लिया है, माने कि रोक दिया है उसको, है ना। और कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स हैं जिनका लगातार मोह जो है वो प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शन की तरफ लगातार बना हुआ है। उनका मानना यही है कि अगर हम थोड़ा पावर में आ जाते हैं, कोई कुर्सी मिल जाती है, पद मिल जाता है, कोई प्रतिष्ठा बन जाती है, तो हम ज़्यादा अपोज़ कर पाएंगे, या उनके पर्सनल इंटेंशंस रहे होंगे, पर्सनल इंटरेस्ट रहा होगा कि एक पद चाहिए, वो अलग बात है ना। उसका कोई जिक्र हमें यहाँ करने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन उनका इंटरेस्ट लगातार जो है वो प्रोविंशियल काउंसिल की तरफ लगातार बना रहा, इसलिए भी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में उनका एक तरीके से जो पार्टिसिपेशन था वो ढीला पड़ता चला गया था। They felt that it was important to oppose British policy within the council, argue for reform, and also demonstrate that these councils were not truly democratic. उनके जो कहने का तरीका है वो ये रहा कि अगर हम साथ में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में या ब्रिटिश गवर्नमेंट में रहकर काम करेंगे, हमें भी कोई एक पोस्ट मिल जाए, वहाँ पर हम भी जो है एक पॉलिटिकल बॉडी की तरह से खड़े होंगे, हमारी पार्टी इस तरह से काम करेगी, तो हमें रिफॉर्म करने का मौका मिलेगा, डेमोस्ट्रेट करने का भी मौका मिल सकता है अंदर रहकर, कि जिससे हम बता सकें गवर्नमेंट को कि आप ये गलत कर रहे हैं। और अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है या उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, का मतलब हम ये प्रूफ कर देते हैं सीधे सीधे कि ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं है। और डेमोक्रेटिक वैसे तो अगर आप पूरी तरह से बात को देखें तो है ही नहीं, है ना। यहाँ कोई डेमोक्रेसी का कोई मतलब फ़िलहाल नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी CR दास हैं और मोतीलाल नेहरू हैं, लगातार लगे रहे, स्वराज पार्टी भी बना ली उन्होंने काउंसिल पॉलिटिक्स के लिए और इलेक्शन में, है ना। लेकिन फिर भी मिस्टर नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू और एक और महात्मा सुभाष चंद्र बोस, वो लगातार जो है वो एक मास एगिटेशन फुल इंडिपेंडेंस के लिए जुटाते रहे हैं लगातार, राइट। तो इस इंटरनल डिबेट से दो तरीके से या दो एक सोच बन के तैयार हो गई थी, जिनमें से एक पहली सोच ने असर डाला या फिर ध्यान देना शुरू किया, वो था इकोनॉमिक डिप्रेशन पे। उन सालों में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब हो गई थी। 1926 तक तो कुछ ख़राब हुई और 30 तक आते आते 4 सालों में एग्रीकल्चर फील्ड, किसानों की हालत बहुत बुरी हो गई थी, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, पीजेंट्स जो हैं अपने नॉर्मली हार्वेस्ट के भी रेवेन्यूज़ को रिसीव नहीं कर पा रहे थे। मतलब कि वो टाइम जो है वो खेती के लिए बहुत बुरा आया। लगभग 5-6 साल जो हैं वो बहुत बुरी हद तक कंट्री साइड में, एक तरीके से वर्ड लिखता है बड़ा अच्छा NCERT, टर्मोइल चलता रहा, उथल पुथल चलती रही, कभी थोड़ा सा ठीक हुआ फिर गिर गया, फिर थोड़ा सा ठीक। अब ये कंडीशन समझ रहे हैं आप, कंडीशन क्या हो रही है कि जो किसान है उसके कभी तो खेती ख़राब हो जाती है, खेती ठीक होती है तो मार्केट ख़राब हो जाता है, कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट हथिया लेती है सब कुछ, कभी जो है कोई किसी रिवॉल्यूशन के चलते जो है किसान अपने खेतों पर ध्यान नहीं दे पाते। तो बहुत कुछ चल रहा है एक साथ ही, है ना। बहुत डिस्टर्बिंग साल है। आप जिस एज में या हम लोग जिस एज में या हम सभी अभी कहें कि हम जिस इंडिया में रह रहे हैं, जिस
भारत में जो है हम हैं और बड़े छोटी छोटी बातों पे बड़े भारी अपने वो दिखाते हैं सोशल मीडिया पर नौटंकियाँ। तो उस टाइम को सोचो किस तरह से भारतीय जी रहा था। आज तो बहुत सुकून की लाइफ है, सब कुछ सेटल्ड है ना, जिसका मन करता है वो कुछ भी बोल देता है, वॉट एवर सो। तो अब नेक्स्ट इसी टाइम इसी ड्यूरेशन में एक और सिरदर्दी खड़ी हो गई थी। वो उस सिरदर्दी का नाम था सर जॉन साइमन। एक स्टैटरिक कमीशन टॉरी गवर्नमेंट ब्रिटेन ने भेजा था इंडिया में। उनका मतलब था कि सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट द कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को बनाने, उसकी मतलब फॉर्मेशन में, फंक्शनिंग में, ठीक है, एंड ऑल्टरेशन में, चेंजेस में, तीनों में पार्टिसिपेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट का रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन बन इंडिया के लिए रहा है, रहते यहाँ पर इंडियंस हैं, भारतीय हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है इस देश के लिए, बनाने वाले ब्रिटिशर्स हैं। और बड़ी बात और बड़ा झटका क्या है कि कोई भी भारतीय इस एसोसिएशन का हिस्सा नहीं होगा, इस कमेटी का हिस्सा नहीं होगा। साइमन कमीशन बोला गया था उस टाइम पर इसको, है ना, आज भी वही नाम है। द प्रॉब्लम वॉज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। कोई इंडियन मेंबर नहीं चाहिए अंदर। बात समझ में आप? मीन्स ब्रिटिशर्स जो है कानून व्यवस्था बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेशन करेंगे इस कंट्री का, लॉ एंड ऑर्डर लिखेंगे इस कंट्री के लिए, लेकिन बिना किसी इंडियन के। कोई इंडियन नहीं है तो वो उनकी मर्जी, वो कुछ भी लिखें, है ना। वो बिल्कुल ही जो है भेड़ बकरी बना के रख दें। बना ही दिया था एक हद तक तो, है ना। तो इसका अपोज बहुत बड़ा हुआ इंडिया में। साइमन, गो बैक साइमन, इस तरह से नारे लगाए गए थे। और यहाँ पर एनसीईआरटी एक छोटी सी भूल कर जाता है लिखने में। उसने बाल गंगाधर तिलक जी का नाम इसमें नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा अपोज किया था साइमन कमीशन का। रेलवे स्टेशन पे ही उन्होंने बहुत बड़ा एक धरना, एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। और साइमन जो व्यक्ति हैं, ठीक है, जॉन साइमन, ठीक, उनको ट्रेन से उतरने नहीं दिया गया था। पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और उनके सिर पर लाठियां लगने की वजह से अगले दिन ही उनकी डेथ हो गई थी। मीन्स उनको वीरगति प्राप्त हुई अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए, ठीक है। एनसीईआरटी इसको लिखना भूल गया, ये शायद आपने पहले भी पढ़ रखा है। When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." All parties, including Congress and the Muslim League, participated in the demonstration in an effort to win them over the Viceroy Lord Irwin. अब इसमें क्या हुआ है बीच में देखो। अब ये इरविन जो है ये बड़ा दोनों तरफ से, दोनों साइड से खेलने वाला व्यक्ति एक तरीके से हुआ था इंडिया में। यहाँ पर वो लगातार मीटिंग्स कराता रहा कांग्रेस के साथ, ठीक है। आगे भी देखते रहेंगे आप। मिस्टर इरविन जो हैं वो लॉर्ड इरविन, वो लगातार वाइसरॉय हैं और वो एक गेम पावर प्ले सा खेलते रहते हैं, ठीक है। उन्होंने अनाउंस किया अक्टूबर 1929 को, इसको नोट कर लीजिएगा, डोमिनियन स्टेटस का। मीन्स किसी और का मतलब है कि सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही डोमिनेंट रहेगा। डोमिनेंसी जो है वो ब्रिटिशर्स की ही है और किसी की नहीं हो सकती। आप कोशिश करना भी बंद कर सकते हैं, मतलब एक कहने का मतलब यही था उनका, राइट। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी हुए, लेकिन फिर भी कोई उससे साबित नहीं हो पाया। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स से भी सेटिस्फाई नहीं हुए। अब एक और रेडिकल्स का ग्रुप कांग्रेस के अंदर खड़ा होता है, जो नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज हो रहा है ये। द रेडिकल विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव। ये विरोध कर रहे हैं, ठीक है। ये युवा नेता हैं उस टाइम के, ठीक है। ये अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। मतलब कि मिस्टर नेहरू को देखिए तो वो थोड़ी पॉलिटिकल सोच रखने वाले इंसान हैं, और मिस्टर बोस को देखिए तो वो थोड़े जो हैं एक तरीके से इमोशनली और पावर सेंटर्ड हैं कि अगर पावर हाथ में है, मतलब ये हमें
बंदूकों से और गोले बारूद से डरा रहे हैं, तो हम भी अपनी आर्मी बना के इन पर अटैक कर सकते हैं, और जैसे इन्होंने हमसे लड़ के जीता है हम भी इनसे लड़ के जीत सकते हैं। उनकी वो सोच है। अब ये सोच आगे जाके बनती है, लेकिन यहाँ पर जो है मिस्टर बोस की जो एफ़र्ट्स हैं उनको यहाँ पर एनसीईआरटी उस तरह से लेके चल नहीं पाता, क्योंकि ये नेशनलिज्म जो है वो पॉलिटिकल वे में चला है आगे तक, है ना। उनका रास्ता थोड़ा सा अलग हो गया था मिस्टर बोस का। तो अभी दो वो लोग हैं, क्या लिबरल्स हैं और मॉडरेट्स हैं, ठीक है, हु वर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटेन डोमेन ग्रेजुअली लॉस्ट दियर इन्फ्लुएंस। अब ये कौन है? ये बड़े भारी इडियट उस टाइम के कहे जा सकते हैं कि ये कह रहे हैं कोई बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है वो ब्रिटिश का रहे, ठीक है, लेकिन जो है वो हमारा भी काम लगातार चलता रहे, वो प्रपोज करना है। दे वर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमेन ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस खो दिया है, क्योंकि कौन मान लेगा उनकी बात। वो कह रहे हैं कि ठीक है, रहने वाले इन भारतीय होंगे, राज ब्रिटिशर्स करते रहेंगे, गवर्नमेंट उनकी चलेगी, ठीक है, अंदर हम काम करेंगे। तो वो तो हो ही रहा है, आप करें ना करें, ब्रिटिशर्स तो राज कर ही रहे हैं, ठीक है। ये बड़ी बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात थी। खैर, इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, पूरा स्वराज। उन्होंने आधे की डिमांड की थी, वो जो ऊपर अभी बात हुई ना, लिबरल और मॉडरेट्स जो बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ठीक है आधा आधा कर लेते हैं, है ना, आधे आधे सिस्टम में काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर कांग्रेस ने मिस्टर नेहरू के लीडरशिप में पूर्ण स्वराज की डिमांड को फॉर्मलाइज कर दिया है और फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंट डे मनाएंगे। कब बनाएंगे? 26 जनवरी 1930 को, और मनाया भी लोगों ने, है ना। ये हुआ भी 26 जनवरी 1930 वुड बी celebrated as Independence Day when people were to take a pledge to struggle for complete independence. Pledge लिया उन्होंने, ठीक है, but the celebration attracted very little attention, so Mahatma Gandhi had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issues of everyday life. महात्मा गांधी का जो जोर लगातार शुरू से रहा है, उनका रहा है एक एक आदमी को जगाने का। ये बड़ा भारी प्रयोग महात्मा गांधी ने पूरे देश के ऊपर किया था, और बहुत हद तक वो सफल होते हुए नज़र आए थे, लेकिन उनके जाते ही वो धड़ाम से गिर गया, पूरा एक्सपेरिमेंट फेल। उनका मोटिव था कि एक एक इंसान को जगाओ, वो खुद ही सोचे, खुद ही उसकी इच्छा पैदा हो जाए कि हाँ मैं भी स्वतंत्र होना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छा सा भाषण दे रहे हैं, लोग आपसे खुश हो जाते हैं, तब आपके पीछे चल देते हैं, कि आपकी सोच से प्रभावित होकर लोग आपके पीछे चल रहे हैं। नहीं, इंसान अपनी सोच से प्रभावित होकर आपके पीछे या खुद के रास्ते पे चल जाए, राइट। तो उन्होंने एक और रास्ता यहाँ पर खोजने की फिर कोशिश की है, और वो रास्ता था कि एक नया फॉर्मूलेशन की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करिए। इसलिए महात्मा गांधी ने इस टाइम के बाद जो है 30s के टाइम में, है ना, 1930 के टाइम में सॉल्ट मार्च किया था। सॉल्ट मार्च का मोटिव ये था कि लोगों तक पहुंचूंगा मैं, उनको जानने, उनको समझाने, उनको उठाने, उनको जगाने की बात करूं, ठीक है। तो मिस्टर गांधी उसमें इसके लिए जो है वो दांडी से यात्रा अपनी करते हैं, मतलब कि मार्च स्टार्ट करवाते हैं, राइट। इस बारे में हम नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे। अभी आप इसमें से बहुत सारे पॉइंट निकलते हैं, छोटे छोटे जो मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए भी, डेट्स भी, और जो कमीशंस हैं, कौन किसने किया, कब हुआ, किस टाइम पे हुआ, क्या प्रॉब्लम थी, तो ये सारी बातें आप यहाँ से कलेक्ट करिए, राइट। थैंक यू वेरी मच।